हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर फर्स्ट। इंट्रोडक्शन से ये समझ में आ रहा है कि हम कुछ चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं, कुछ बेसिक सी चीज़ें जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब इस पूरे बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं और उसमें जो बार बार यूज होने वाले वर्ड्स हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन हम उनके बारे में इकट्ठा करने वाले हैं। ठीक है, आप टॉपिक देख सकते हो, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक। ये तो मैंने खुद से ऐड किया है कि जो अर्थव्यवस्था एंड अर्थशास्त्र है उसमें क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर हैं एंड अब हम जान ले ये चीजें तो अच्छी रहेगी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, अ सिंपल इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्कार्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, सेक्टर्स तो सबको पता ही है, वही जो हमारे होते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, वो वाला है, तो शायद इसमें मैंने ऐड नहीं किया, मैं भूल गई थी। तो ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे ऑन डिमांड। ये वीडियो दूसरी बार बन रहा है, पहली बार हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स विद द हेल्प ऑफ पेन एंड कॉपी, मतलब हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो वहाँ पे आपको पीडीएफ नहीं मिल पाए थे, तो जिनको भी पीडीएफ मिलेंगे लाइक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना, वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट थिंग ये नहीं थी, इम्पॉर्टेंट थिंग ये थी जो मैं भूल गई थी कि इस वीडियो में हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे उनके साथ साथ कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर या फिर लॉन्ग आंसर से हो सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम टॉपिक वाइज क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको भी समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी से। सबसे पहले देखेंगे हम इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है। हिंदी तो इसकी मालूम है ना, ये होता है अर्थशास्त्र, मतलब कि शास्त्र मतलब क्या, हम जिसको पढ़ते हैं, ये है हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। ओके, इकोनॉमी इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज जो हम ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल्स यूज कर रहे हैं टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। उसकी स्टडी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, कोई भी चीज़ किस तरह से प्रोड्यूस होगी, कैसे सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस तरह से उसको कंज्यूम किया जाएगा, उसकी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। It studies how individuals, corporations, governments, and nations allocate resources to meet their demands and needs, as well as how these entities should organize and coordinate these activities to maximum output. ठीक है, इसमें हम इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हैं कि किस तरह से कोई एक इंडिविजुअल इंसान, कोई एक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन या पूरा का पूरा नेशन अपने रिसोर्सेज को, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करता है लोगों की डिमांड्स एंड नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने नीड्स एंड डिमांड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, जो पूरी कंट्री की नीड्स है उसको पूरा करने के लिए। या फिर इस इकोनॉमिक्स में हम ये भी स्टडी करते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, पूरे नेशन को, गवर्नमेंट को, कॉरपोरेशन को, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज करना चाहिए मैक्सिमम आउटपुट लाने के लिए। ठीक है, इन सारी चीजों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब इकोनॉमी क्या है, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी हो गई, is a huge collection of interconnected production and consumption activities that add in allocation of scarce resources। एक limited resources, scarcity of resources के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारे पास देखो सबके पास क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, अब लिमिटेड रिसोर्सेज और लोगों की डिमांड्स इतनी, नीड्स इतने, तो वो कंप्लीट नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, तो अब उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके किस तरह से प्रोडक्शन किया जाता है, कैसे उसका कंजम्पशन होता है, ये सारी चीज़ों की जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, पूरे एक कंट्री के बारे में, पूरे कंट्री की, तो हम क्या करते हैं, उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दोज लिविंग एंड ऑपरेटिंग विद इन द इकोनॉमी, विच इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमी सिस्टम। ठीक है,
क्या करते हैं हम यहाँ पे, जो भी प्रोडक्शन कंजम्पशन हो रहा है गुड्स का और सर्विसेज का, किसके लिए, हम लिविंग बींग्स के लिए, मतलब हमारे नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए, किसी एक इकोनॉमी में हम उसे इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं। जैसे कि भारत का अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी हो गई, ठीक है। तो मतलब भारत की इकोनॉमी में क्या, जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, जितने भी कंजम्पशन हो रहा है विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, वो हमारी इकोनॉमी में आ रहा है, ठीक है। उसकी स्टडी नहीं हो रही है यहाँ पे, जो चीजें एक्चुअल में हो रही है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड अंडरलाइंग वैल्यूज, इकोनॉमीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर टाइप्स। डिमांड्स के बेसिस पे, जो सप्लाई हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसके बेसिस पे 3 जो पार्ट्स हैं उनमें हमारी इकोनॉमी को डिवाइड किया गया। पहला है मार्केट इकोनॉमी, जिसमें कि कोई भी इंडिविजुअल शामिल होता है, ठीक है। एक इंडिविजुअल की डिसीजन मेकिंग होती है यहाँ पे। वो इंडिविजुअल कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है, कोई एक कंपनी हो सकती है, कॉर्पोरेशन। बस याद ये रखना है कि मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता है। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे रिसोर्सेज ऑन नहीं करती। यहाँ पे रिसोर्सेज कौन ऑन कर रहा है, किसके द्वारा ऑन की जा रही, कौन है ऑनर रिसोर्सेज का, कोई एक इंडिविजुअल, कोई भी हो सकता है वो, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। तो भैया अभी प्लान्ड इकोनॉमी में तो आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन जान लो यहाँ पे कि मार्केट इकोनॉमी तो समझ में आ गया कि इसको गवर्नमेंट ऑन नहीं करती, लेकिन प्लान्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट के द्वारा ऑन की जाती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, रिसोर्सेज कौन होता है, गवर्नमेंट होता है यहाँ पे, ओके। आगे हमारे पास है नॉन मार्केट, जिसको हम कहते हैं प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो, नॉन मार्केट इकोनॉमी इन विच गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इंपॉर्टेंट इन एलोकेटिंग गुड्स एंड रिसोर्सेज एंड डिटरमाइनिंग प्राइसेस। अगर आपको प्राइस डिटरमाइन करना है, प्राइसेस के लिए डिसीजन बनाना है, गुड्स कितने प्रोड्यूस करने हैं, रिसोर्सेज इसमें क्या लगने चाहिए, किनका यूज होना चाहिए और कितना लिमिट में होना चाहिए, वो सब का डिसीजन मेकिंग यहाँ पे कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमी में कोई इंडिविजुअल तो शामिल है ही, ठीक है। कोई इंडिविजुअल कंपनी हो गई, कॉर्पोरेशन हो गया, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई एक इंडिविजुअल इंसान हो गया, वो सब तो है। लेकिन उनके साथ साथ कहीं ना कहीं सोशल गोल्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट भी अलाउज होते हैं, गवर्नमेंट भी यहाँ पे अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं, वो भी अपने डिसीजंस यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब है हमारे पास सिंपल इकोनॉमी, जो चैप्टर की स्टार्टिंग है। सिंपल इकोनॉमी मतलब इस तरह से इस चैप्टर में इकोनॉमी को बताया गया है कि वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम देखें, एक्चुअल इकोनॉमी को देखें, तो वो बहुत ही ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड। देखो हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में स्टार्टिंग से, तो पीपल इन द इकोनॉमी need many goods and services in their everyday life, including food, clothing, shelter, transport facilities like roads, railways, postal services, and various other services like that of teachers and doctors. The list of goods and services that any individual needs is so large that no individual in society to begin with has all the things she needs. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि जो हम ह्यूमन बींग्स है, जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उनको बहुत सारी चाहिए चीजें, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो उनको एवरीडे लाइफ में चाहिए होते हैं उनके नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि फूड्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, शेल्टर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप गुड्स का मतलब भी देख सकते हो। गुड्स में कौन सी चीजें आ गई, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, पोस्टल सर्विसेज एटसेट्रा, ठीक है। ये तो पोस्टल सर्विस में आ गया, लेकिन ये बाकी किस चीजें क्या है, ये सब हमारे लिए एक यहाँ तक चीजें जो है वो हमारे लिए गुड्स हैं, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में डिफरेंसेस हमें आगे भी पढ़ना है। तो यहाँ पे समझ लो कि जिन चीजों को हम छू पा रहे हैं वो क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमें प्रोवाइड की जा रही है डॉक्टर्स के थ्रू, गवर्नमेंट्स के थ्रू, कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है, तो वो क्या है, वो सर्विसेज हैं, ठीक है, जिनको हम छू तो नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है, एकदम हर रोज की नीड्स को सेटिस्फाई करने के बराबर है, ओके। तो ये हो गया हमारे पास कि जितनी भी चीजें अवेलेबल है वो लिमिटेड है, इतनी लिमिटेड है, और हमारी इच्छाएं, हमारे डिजायर्स इतने ज्यादा है, नीड्स इतने हैं कि कोई भी इंडिविजुअल का नीड्स एकदम पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं क्योंकि रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, तो रिसोर्सेज लिमिट में होने की वजह से यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं किसी भी एक इंडिविजुअल की एकदम कंप्लीट नहीं हो पाते, ठीक है। कुछ ना कुछ उसकी कमी होती है, लाइक अगर उसको अच्छे टीचर्स से पढ़ना है, लाइक अच्छे स्कूल में पढ़ना है,
कोई किसान का बेटा है तो उस किसान को बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उसको खरीदनी थी, लेकिन उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो चीजें अभी नहीं खरीदनी पड़ेगी, तब जाकर के वो स्कूल का फी पे कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें हैं कि कोई चीज हमें चाहिए तो दूसरी चीज को छोड़नी पड़ेगी। Any allocation of resources on the society will result in production of a particular combination of different goods and services। ठीक है, जो resources हैं जो हम उनको allocate करते हैं तो उनके result में क्या आता है, जब हम उनकी help करते हैं तो अलग अलग goods and services का production होता है, अलग अलग जो चीजें हैं हमारी वो बनती हैं हमारी society में। ठीक है, The goods and services thus produced will have to be distributed among the individuals of the society। और वही जो combination of goods है ना वो सब में produce किए जाते हैं, वो सब में distribute किए जाते हैं जो produce हुए हैं। ठीक है, एक combination होता है। The allocation of limited resources and distribution of the final mixed goods and services are two basic economic problem faced by the society। ये basic problem है। ठीक है, जो distribution हो रहा है ना limited resources का use करके जो final mixed goods बन रहे हैं वो क्या है, ये दो limited resources और final mixed goods का distribution, ये दो क्या है basic problem है हमारी society के। देखो कुछ questions भी हैं हमारे पास कि जो centrally planned economy है वो जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय, तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं वो किसके द्वारा सॉल्व किए जाते हैं, तो सेंट्रली प्लान्ड मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू क्या की जाती है, रन करी जाती है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स तो यहाँ किसी काम का नहीं है, डिमांड फॉर गुड्स भी नहीं है। मार्केट मैकेनिज्म में तो मार्केट की चीजें शामिल हो गई, इट मीन्स इंडिविजुअल्स आ गए इसमें, इंडिविजुअल्स ऑन करेंगे चीजों को, अपनी प्रॉब्लम्स को वो खुद ही सॉल्व करेंगे, तो प्लानिंग अथॉरिटी इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है क्या, गुड्स। अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, गुड्स क्या होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जैसे कि फूड्स हो गया, क्लोथ्स हो गया, जो हमारी नीड्स को वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं और ये क्या है हमारे लिए एवरीडे के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, ये जो गुड्स हैं हम उनको सर्विसेज के साथ भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, विच कैपल्स द इनटेंजिबल सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स एंड नीड्स। अब सर्विसेज क्या होते हैं, ये इनटेंजिबल होते हैं, इनको छू नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए, देखो ये भी हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये भी क्या कर रहे हैं, सर्विसेज भी हमारे नीड्स को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू बोथ आइटम्स, सॉरी एज कंपेयर टू फूड आइटम्स एंड क्लोथ। फूड आइटम और क्लोथ के कंपेयर में हम किसको रख सकते हैं, तो जो टास्क किए जा रहे हैं टीचर के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा जो टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं वो अपनी सर्विसेज देते हैं, लाइक डॉक्टर इलाज करता है, टीचर्स पढ़ाते हैं, तो हम उनके सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाय इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सबने अभी पढ़ा मार्केट इकोनॉमी में। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी में इंडिविजुअल ऑनर था रिसोर्सेज का, तो इंडिविजुअल मतलब क्या है, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट, कोई भी एक इंडिविजुअल की डिसीजन मेकिंग यूनिट। ठीक है, मतलब कोई भी डिसीजन ले रहा है कोई एक पर्सन, अब वो एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, और अ ग्रुप लाइक हाउस होल्ड। ठीक है, ग्रुप हो सकता है किसका, एक हाउस होल्ड हो सकता है, हाउस होल्ड में बहुत सारे लोग शामिल होंगे, फर्म में होंगे और किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन है क्या, एक है। ठीक है, कोई कंपनी है तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या है वो एक कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको इंडिविजुअल माना जाएगा। बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, तब वो इंडिविजुअल में नहीं होगा। बाय रिसोर्स, रिसोर्स से क्या कहने का मतलब है, तो ऐसी चीजें, ऐसे मतलब ऐसी चीजें, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी हेल्प से हम आगे क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, टूल्स एंड मशीनरी एटसेट्रा। ठीक है, ये भी हमारे रिसोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से हम आगे के रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। देखो एसेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, जो एकदम जरूरी है, जो हमारी कंट्रीज में होती रहती हैं। ठीक है, जरूरी है, तो वो तीन एक्टिविटीज है हमारे पास, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन हमारी कंट्री में जो हो रहा है, जिनकी जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जिनको हम कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन। ठीक है, कितना होना चाहिए कंजम्पशन, किस तरह से हो रहा है, और कैपिटल फॉर्मेशन, उससे हमारी देश की जो है, हमारे देश का जो पूंजी है वो किस तरह से बन रहा है। कैपिटल मतलब ये रांची कैपिटल और दिल्ली कैपिटल मत समझना, ये पूंजी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का हिंदी मतलब तो सबको पता है कि होती है कमी। ठीक है, किसी भी चीज की कमी होना उसको हम कहते हैं स्कार्सिटी। लैक ऑफ रिसोर्सेज हो गया, मतलब रिसोर्सेज की कमी हो गई, मीन्स द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड सेंट्रल पर्पस टू स्टडी economics is to use the scarce resources with optimum efficiency. Thus allocation of resources for best possible use among different choices implies decision making. ठीक है, स्कार्सिटी मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे लिमिटेशन है,
किस चीज पे लिमिटेशन है? सप्लाई पे, ठीक है। डिमांड्स तो हमारे भाई बहुत है, लेकिन सप्लाई पे लिमिटेशन लग चुका है। अब क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। अब रिसोर्सेज की कमी रहेगी तो हमारे पास जो प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी चीज का, उसकी तो कमी होगी ना, वो कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेशन लग चुका है रिसोर्सेज की स्कार्सिटी पे। अब रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, रिसोर्सेज कम मात्रा में, मतलब एक लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है हमारी कंट्री में, तो जो चीजें इस रिसोर्सेज से बनेंगी, जो चीजें बन करके सप्लाई होंगी, वो भी क्या होंगी? वो लिमिटेड होंगी। समझ में आया सबको? अब इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके हम क्या करते हैं? हम अपनी चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग चीजों को एक साथ मिक्स करके, ठीक है, पीपल के चॉइसेस को सामने रख के हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में। तो यह किसको यहाँ पे डिनोट कर रहा है? डिसीजन मेकिंग को, कि किस तरह से डिसीजन की यहाँ पे मेकिंग हो रही है, ठीक है। स्कार्सिटी मतलब आई थिंक सबको समझ में आ गया कि जो सप्लाई है वो डिमांड के रिलेशन में कम हो रहा है, ठीक है। आउटपुट, जो आउटपुट निकल रहा है, ठीक है, प्राइस लेवल और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होता है? आई डोंट नो इसमें बुक में बात की भी गई है कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं की गई है, लेकिन इकोनॉमिक एजेंट क्या है वो देख लो। इकोनॉमिक एजेंट को किससे रेफर किया जा रहा है? किसी इंस्टीट्यूशन से जो कि रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिक के डिसीजन के लिए, ठीक है। जो भी हमारी इकोनॉमी में डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो डिसीजन कौन लेता है? या तो गवर्नमेंट, बैंक्स, कंज्यूमर्स एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, जो मतलब सब लोग अपना अपना मत दे करके, ठीक है, सपोर्ट से सबके क्या होता है? किसी भी एक चीज को पूरा का पूरा, मतलब अगर सहमति मिल गई सबकी तो वो एक डिसीजन बन गया। दे डिसाइड द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट जो ब्याज रेट है वो, टैक्स रेट एंड हाउ मच टू स्पेंड, कितना स्पेंड करना है कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए या फिर कोई भी रिसोर्सेज पे। तो ये सारी चीजें कौन? इकोनॉमिक एजेंट्स डिसाइड करते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। तो हमारे पास क्वेश्चन है स्कार्सिटी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में स्कार्सिटी को समझना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि स्कार्सिटी क्या है? स्कार्सिटी रिफर्स टू अ लैक ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी को डिनोट कर रहा है इन रिलेशन टू डिमांड, ठीक है। डिमांड ज्यादा है और रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? रिसोर्सेज कम मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये किसको डिनोट कर रहा है? स्कार्सिटी को। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ेंगे हम। आगे हमारे पास है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। एकदम नॉर्मल सी चीज देखो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर की बात करता है, इंडिविजुअल मार्केट की बात करता है, ठीक है। जो इकोनॉमिक यूनिट से एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक की बात करता है ये, ठीक है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप एकदम सिंपल सा जो दूसरा लिख सकते हो वो क्या है? तो वो है कि जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें मेन टूल्स क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, ठीक है। ये पूरे कंट्री की सप्लाई एंड डिमांड की बात नहीं हो रही है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी होती है, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं ये कौन से इश्यूज की बात करता है? कंज्यूमर बिहेवियर की, जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके बिहेवियर किस तरह के हैं, ठीक है। जो लेबर मार्केट्स, इंडिविजुअल लेबर मार्केट्स हैं, उनके इश्यूज क्या है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो है ना, ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये एग्रीगेट वेरिएबल्स की बात करता है, जिसमें कि एग्रीगेट डिमांड है, नेशनल आउटपुट है, इन्फ्लेशन है, ये सब कुछ इसमें क्या है? पूरे कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। इट अज्यूम्स दैट माइक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में अज्यूम किया जाता है कि मैक्रो वेरिएबल क्या है? कांस्टेंट रहते हैं हमेशा। एंड मैक्रो में क्या माना जाता है, क्या अज्यूम किया जाता है कि जो माइक्रो वेरिएबल्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। इसको हम प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और मैक्रो को हम इनकम या एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस है, तो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो नॉर्मेटिव, फिर से मैंने यही गलती की, एक बार मैंने रिकॉर्ड किया था तो उसमें भी वही हुआ था, कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा शायद हमें। पॉजिटिव इकोनॉमी में क्या है कि जो भी चीजें हैं, ठीक है, हमारी पूरी इकोनॉमी में, ओके, तो जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, तो एक्चुअल में जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो किस तरह से जो हमारे पास सर्कमस्टांसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं, किस तरह से ये मैकेनिज्म फंक्शन करता है, मतलब अलग अलग चीजें हो गई तो वो किस तरह से फंक्शन करती है, उसको हम पॉजिटिव इकोनॉमी में
पढ़ते हैं, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी में क्या है, इसमें अलग अलग इकोनॉमिस्ट के सजेशन आएंगे, ठीक है। अब वो सब अपने अपने सजेशन को रखेंगे और फिर बाद में क्या होगा, उसको देखा जाएगा कि हाँ मतलब सब लोग अलग अलग तरीके से किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने की कि ये जो मैकेनिज्म है, ये जो चीजें हैं वो हमारे लिए गुड है या नहीं है, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, देखो एक थ्योरी है जो कि एक्चुअल इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है कि जो हमारी एक्चुअल इकोनॉमी है वो क्या होनी चाहिए और वो क्या है, ठीक है। जो भी हमारे पास सर्कमस्टांसेस हैं वो किस तरह से हैं और उनके बेसिस पे हमारी इकोनॉमी होनी क्या चाहिए और है क्या, ठीक है। इकोनॉमिस्ट के बेसिस पे ये डिसाइड होता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो भी चीजें हैं वो काम कर कैसे रही हैं एग्जैक्टली, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। माइक्रो और मैक्रो जो पहले आना था वो बाद में आ रहा है, देखो क्या है डिफरेंसेस दोनों का। तो हम इसको रख सकते हैं, जो मैंने कहा है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को, और ये जो है हम रख सकते हैं इसको, ठीक है। दोनों के डिफरेंसेस बताने के लिए आप इसको पढ़ सकते हो। टू एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी आर, माइक्रो एंड मैक्रो आर individual supply and individual demand, and two examples of macro economy are aggregate supply and aggregate demand, ठीक है। इसमें individual supply और individual demand है और इसमें क्या है aggregate supply और aggregate demand है, ओके। आगे बढ़ेंगे हम, आगे हमारे पास क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी गुड क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। जैसे कि हमने मान लिया कि हमें एग्रीकल्चर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन इनमें से ज्यादा कौन होगा, एग्रीकल्चर गुड्स हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे या इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो उसका डिसीजन, ये क्या है, एक प्रॉब्लम है, ओके, हमारी इकोनॉमी का। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, तो इन गुड्स को किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि लेबर का ज्यादा हेल्प लेंगे हम कि टेक्नोलॉजी का लेंगे, टेक्नोलॉजी में भी हम कौन सी टेक्नोलॉजी का हेल्प लेंगे, ठीक है, और उनकी हेल्प से हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे। तो ये हो गया हमारा। फॉर होम दिस गुड्स आर प्रोड्यूस, किसके लिए इन गुड्स को प्रोड्यूस करना है, मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, ठीक है। इट रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज एंड सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। कौन से गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कौन से कंज्यूमर्स के लिए, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। समझ में आ गया, फाइनल गुड्स को लेकर के है ये। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है, when the situation only two goods that can be produced with a given resources and technology that is graphically represented, the graph is called production possibility frontier, PPF, और production possibility curve। देखो पहली चीज की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को ही हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, ठीक है, PPC, ओके। अब ये क्या है, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सिचुएशन को डिनोट करता है, जब हमारे पास क्या होती हैं, दो चीजें होती हैं, दो गुड्स होती हैं, और जो रिसोर्सेज हैं वो एकदम गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी में ही हमें वो दो गुड्स प्रोड्यूस करनी होती है। तो उस चीज को हम, उस सिचुएशन को जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्वेश्चन हमारे पास है सेंट्रल इकोनॉमी को लेकर के कि 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये 3 हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जिसको आप लिख सकते हो। अब आगे क्वेश्चन है हमारा क्या कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है। तो आंसर हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये कर्व है जो दिखाता है मैक्सिमम आउटपुट पॉसिबिलिटी को फॉर अ टू कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं और मैक्सिमम आउटपुट को ये रिप्रेजेंट करता है, उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। और उस सिचुएशन में हमारे पास एक रिसोर्सेज गिवन होती है, ना तो हम उसको बढ़ा सकते हैं ना रिसोर्सेज को हम घटा सकते हैं, ठीक है। और टाइम, पीरियड ऑफ टाइम भी क्या है, वो गिवन है, फिक्स्ड है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास वो ग्राफ है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो रहा था ना, PPF, ठीक है। तो हमने वो डब्बा तो नहीं बनाया जो हमने पिछली बार बनाया हुआ था। इसको देखो, हम यहाँ पे 10 मान लेते हैं कॉटन और यहाँ पे हम 20 मान लेते हैं, ठीक है। आप ज्यादा और कम देखना बस, ठीक है। ये हमारा फूड हो गया 10 और ये हो गया 20। यहाँ पे मान लो कि ये कॉर्न है, तो अभी हमारे पास क्या है, कॉटन 10 है एंड फूड क्या है, 20 है, मतलब कॉर्न 20 है हमारे पास, ठीक है। अब मान लो हमारे पास रिसोर्सेज तो एकदम अवेलेबल है, उतना ही है, इस लिमिटेड टाइम में हम कुछ नहीं कर सकते, हम रिसोर्सेज को नहीं बढ़ा सकते। और हमें क्या चाहिए, हमें कॉटन ज्यादा चाहिए। तो कॉटन को ज्यादा करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिटेड रिसोर्सेज जब है तो हमें इसको कॉर्न को घटाना पड़ेगा, ठीक है। कॉर्न को जब हम कम करेंगे तब जाके हमारे पास कॉटन का प्रोडक्शन होगा ज्यादा। समझ में आया ये चीज। तो ये क्या हमारे पास, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ओके। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट अराइजिंग आउट ऑफ रियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज तो है,
ओके तो अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है जो अराइज हुआ है रियलिस्टिक अजम्पशन से, ठीक है। हम रियल में जब देखते हैं ना कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का किस तरह से हेल्प लिया जा रहा है, किस तरह से हम इसका हेल्प लेकर के मैक्सिमम आउटपुट लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके आउटपुट में क्या आता है, एक मिक्स्ड क्वांटिटी हमारे पास आती है, मिक्सिंग ऑफ गुड्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आता है, ठीक है। द लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज विल ऑल्सो लिमिट द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो हमने अभी पहले पढ़ा, वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन को भी लिमिट कर देंगे, सप्लाई को भी क्या करेंगे, लिमिट में कर देंगे, ठीक है। अब जब पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या हो गई है, प्रोडक्शन की लिमिट में हो गई है, तो हमारे पास क्या होगा, जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो गुड्स हमें चाहिए, वो भी क्या होंगे, लिमिट में होंगे, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स वुड हैव टू बी फॉरगॉटन, दिस कैन बी रेफर्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। जब हमारे पास क्या हो गया, लिमिट में रिसोर्सेज है, अब लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से प्रोडक्शन लिमिट में होगा, और प्रोडक्शन लिमिट में होगा तो हमारे पास कोई भी गुड्स अगर है तो वो लिमिट में रहेंगे, और जब लिमिट में रहेंगे तो हमें अगर कोई एक चीज चाहिए ज्यादा तो हमें दूसरे को कम करना पड़ेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को रेफर किया गया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से। समझ में आ गया सबको, एक को ज्यादा करने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब पीपीसी में हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज का ग्रोथ करेंगे, मतलब रिसोर्सेज और ऐड करेंगे, तब हमारा ये जो कर्व है वो किस में शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, कि चेंज ही नहीं होगा, कि राइट में शिफ्ट होगा, या फिर कोई नहीं होगा। तो ये देखो राइट में शिफ्ट होगा। अब कैसे, यहाँ पे मैं मिटा के फिर से बताती हूँ एक बार कि ये राइट में किस तरह से शिफ्ट होगा। ओके, ये हमारे पास इस तरह का पहले से ग्राफ बना हुआ है। अब हमने क्या कर दिया कि हमारे पास रिसोर्सेज तो उतने ही थे, लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉटन ज्यादा करना है, तो हमने इसको कम कर दिया, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, तो जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो हम तो अब क्या कर सकते हैं, कॉर्न भी खरीद सकते हैं, और कॉर्न खरीद सकते हैं, मतलब कि ये जो हमारा ग्राफ है वो लेफ्ट की तरफ, सॉरी राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। समझ में आ गया, राइट वर्ड शिफ्टिंग हो गई। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, यहाँ से आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। आई डोंट थिंक कि अब इसके अलावा कोई और चीज होगी, इतना ही हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर, एंड इसमें और कुछ अलग से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। सारी चीजें अप्रोक्सली कंप्लीट हो चुके हैं विद द क्वेश्चंस, एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज, एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अगले वाले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स अगर ये आपको हेल्पफुल लगे तो।